ओम शांति। भाई की संपत्ति में बहनों ने मांगा हिस्सा। जज साहब ने सुनाया ऐसा फैसला कि पूरा कोर्ट सन्न रह गया। संपत्ति के लिए सगी बहनों ने भाई को घसीटा कोर्ट में। फिर जज साहब ने पेश की न्याय की ऐसी मिसाल कि कोर्ट रूम में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। गोपाल डेयरी फार्म राघव के पिता की आखिरी निशानी और उसके खून पसीने की कमाई थी। सूरज उगने से पहले ही राघव के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। राघव बाल्टियों में दूध भर रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुधा हाथ में चाय का गिलास लेकर आई। सुनिए, आज तो जल्दी काम निपटा लीजिए, आज बाबूजी की बरसी है। हर साल की तरह घर में छोटी सी पूजा रखी है। नीलिमा और सरिता दीदी भी आ रही हैं। बहनों का नाम सुनते ही केशव के थके हुए चेहरे पर ऐसी चमक आ गई। अरे, नीलिमा दीदी और सरिता आ रही हैं, लेकिन कल फोन पर तो उन्होंने आने से मना कर दिया था। पर अभी अभी उनका फोन आया था कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। अच्छा, तो पूजा के बाद उनके लिए नाश्ते में पूरी भाजी बना देना, मैं उनकी पसंदीदा इमरती और समोसे भी ले आऊँगा। राघव अपनी बहनों के लिए एकदम पागल था। 35 साल का राघव कुछ भी थोड़ा बहुत खाकर काम चला लेता था, लेकिन अपनी बहनों के आने की खबर सुनते ही बाजार की तरफ दौड़ पड़ता था। लेकिन आज उसकी बहनों के आने के पीछे असली मकसद क्या था, ये उसे मालूम नहीं था। माँ सावित्री देवी व्हील चेयर पर बैठी थी। वो बीमार रहती थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। अपनी दोनों बेटियों नीलिमा और सरिता को इतने दिनों बाद देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोनों बहनें महंगी साड़ियाँ पहने हाथों में सोने की चूड़ियां खनकाती हुई बैठी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बड़ी बहन नीलिमा उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। राघव, मुझे और सरिता को तुमसे और माँ से अभी एक जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी, हुक्म करो, राघव बोला। नीलिमा ने अपनी छोटी बहन सरिता की ओर देखा, फिर राघव की आंखों में आंखें डालकर बोली, राघव, पिताजी को गए बरसों बीत गए हैं। तुमने इस पुश्तैनी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। हम चाहते हैं कि अब इसका हिसाब हो जाए। हमें हमारा हिस्सा चाहिए। घर में सन्नाटा छा गया। राघव को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया है। वो अविश्वास से अपनी बहन की ओर देखता रह गया। हिस्सा? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ये डेयरी, ये घर, ये सब तो आपका ही है। जब मर्जी आओ रहो। सरिता बीच में बोल पड़ी, भैया, हमें यहाँ रहने का शौक नहीं है। हमें इस ज़मीन और डेयरी की आज की मार्केट वैल्यू का पैसा चाहिए। मेरे पति को अभी एक बड़े टेंडर के लिए कैश की ज़रूरत है। बड़ी बहन नीलिमा बोली, और मुझे भी अपने बेटे के लिए एक फ्लैट बुक करना है। वो बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के लिए अभी से सोचकर चलना पड़ेगा। इसलिए पिताजी की इस प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा चाहिए। राघव हक्का बक्का रह गया। हिस्सा? लेकिन दीदी, ये घर हम सब के लिए रहने के लिए है, और डेयरी, वो तो हमारी रोजी रोटी है। नीलिमा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, राघव, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। 2005 का कानून कहता है कि पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर हक है। ये ज़मीन पिताजी के नाम पर थी, तो इसमें हमारा भी 1/3 हिस्सा बनता है। किस मुंह से हक मांग रही हो तुम दोनों? शर्म नहीं आती? पीछे से सावित्री देवी की कड़कती आवाज़ आई। आज तुम्हें अधिकार याद आ रहा है? जब तुम्हारे पिता बीमार हुए थे, उन्हें 24 घंटे सेवा चाहिए थी, तब किसने थी उनकी सेवा? किसने की थी? तब राघव इंजीनियर के आखिरी साल में था। उसका करियर शुरू होने वाला था, लेकिन इस लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब इस डेयरी में गोबर उठाने लगा। क्यों? ताकि तुम्हारे पिता के इलाज के पैसे जुड़ सकें। नीलिमा ने नजरें चुराने की कोशिश की। माँ, वो राघव का फर्ज था। चुप रहे, माँ चीखी। फर्ज? क्या फर्ज सिर्फ बेटे का होता है? आज भी अपना पेट काट कर वो लोन की किस्तें भर रहा है। मेरे इलाज पर लाखों खर्च कर दिए उसने। एक बार भी तुमने आकर पूछा कि अस्पताल का बिल कैसे भरा जा रहा है? माँ ने सरिता की आंखों में देखा। तुम्हारे पिता चारपाई पर पड़े थे, लेकिन तुम दोनों की शादियों में हैसियत से बढ़कर खर्च किया तुम्हारे भाई ने। लोगों से कर्ज लिया था ताकि तुम दोनों अपने ससुराल में सिर उठाकर रह सको। क्या उस कर्ज में हिस्सा मांगा तुमने? फिर आज जमीन में हिस्सा कैसे मांग सकती हो? सावित्री देवी हाँफने लगी। सुनीता ने दौड़कर उन्हें संभाला, लेकिन माँ की इन भावनात्मक शब्दों का
उन दोनों बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ। माँ, राघव ने जो किया एक बेटा और भाई होने के नाते किया, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। भलाई इसी में है कि पिताजी की जायदाद बेचकर हमें हमारा बराबर का हिस्सा दे दिया जाए। राघव खड़ा हो गया। बेच दूं, अपने पिता की निशानी को बेच दूं, अपने बीवी बच्चे और माँ को लेकर बेघर हो जाऊं? अगर बेचना नहीं है तो आप हमें हमारे हिस्से के बराबर पैसे दे दीजिए, सरिता ने कहा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर कोई फैसला नहीं लिया तो हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोर्ट शब्द सुनकर राघव के कान जैसे सुन्न हो गए। अपनी बात कहकर दोनों बहनें कार में बैठकर चली गईं। राघव निढाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, किसकी नज़र लग गई मेरे घर को? एक हफ्ता गुजर गया था। घर में सबको चिंता थी, पर एक उम्मीद भी थी कि शायद आयत आई और चली जाएगी। तभी एक दोपहर एक डाकिये ने आवाज़ दी, राघव बाबू, चिट्ठी आई है, साइन कर दीजिए। राघव गाय को चारा डाल रहा था। उसने गमछे से हाथ पोंछे और बाहर आया। डाकिये के हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर एडवोकेट की मोहर लगी थी। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर जटिल भाषा में लिखा एक नोटिस था, लेकिन उसका सार बहुत स्पष्ट था। श्रीमती नीलिमा और श्रीमती सरिता ने अपनी पैतृक संपत्ति गोकुल डेयरी और आवास में अपने 2/3 हिस्से का दावा किया है। आपको सूचित किया जाता है कि 15 दिनों के भीतर संपत्ति का बंटवारा करें, अन्यथा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। राघव वहीं ढह रह गया। सुधा उसकी पत्नी दौड़कर आई और पन्ना पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इन्होंने तो सच में, सुधा की आवाज़ में अविश्वास था। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम वकील की फीस भर सकें। राघव ने घर पर किसी को बिना कुछ बताए सीधा अपनी बड़ी बहन नीलिमा के घर पहुंचा। नीलिमा के घर में किटी पार्टी चल रही थी। राघव अपने साधारण कपड़ों में वहाँ एक अलग और छोटा लग रहा था। नीलिमा उसे कोने वाले कमरे में ले गई ताकि मेहमान उसे देख न लें। यहाँ क्यों चले आए? नीलिमा ने रूखेपन से पूछा। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। दीदी, ये क्या कर दिया आपने? कोर्ट केस अपने भाई के खिलाफ? नीलिमा ने कहा। देख, 1 करोड़ का फ्लैट देखा है हमने। डाउन पेमेंट के लिए मुझे पिताजी की ज़मीन का हिस्सा चाहिए, अभी के अभी। पर दीदी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज़मीन बेची मैं सड़क पर आ जाऊँगा। आप बस 2 साल रुक जाओ, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूँगा। राघव गिड़गिड़ाया। तभी जीजाजी विक्रम कमरे में आए। तुम 2 साल में क्या चुकाओगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमें आज की मार्केट वैल्यू चाहिए, कैश चाहिए, तुम्हारा वायदा नहीं। नीलिमा एक कदम आगे बढ़ी। और सुन, अगर तूने आसानी से ज़मीन नहीं बेची तो हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। तेरी डेयरी पर ताला लग जाएगा, फिर ना दूध बिकेगा ना घर चलेगा। अब तू तय कर ले, इज्जत से बेचेगा या जूतियाँ खाकर। राघव बेइज्जत होकर वहाँ से लौट आया। रात गहरा चुकी थी। माँ के पास बैठा राघव रो रहा था। हमारे पास तो अगली किस्त भरने के पैसे नहीं हैं, वकील को कहाँ से देंगे? सावित्री देवी ने सुधा को कोने में रखा एक संदूक खोलने को कहा। उसमें कपड़े की एक पुरानी मटमैली सी पोटली थी। माँ ने कांपते हाथों से वो थैली राघव की ओर बढ़ा दी। ये क्या है माँ? राघव ने पूछा। सावित्री देवी बोली, मुसीबत में काम आएंगे ये सोच कर रखे थे। उन्होंने कानून का रास्ता चुना है तो हम भी कानून के जरिए ही लड़ेंगे। भगवान से बड़ा कोई न्याय करने वाला नहीं है, इसलिए न्याय तो होकर रहेगा। वकील कर और मुकदमा लड़। राघव ने वो थैली खोली और उसमें 10, 20 और 50 के मुड़े तुड़े नोट थे और साथ में 1-2 पुराने सोने के कुंडल। यह एक माँ की पूरी जिंदगी की बचत थी। राघव बच्चों की तरह माँ की गोद में सिर रख कर रो पड़ा। माँ, मैं कसम खाता हूँ ये डेयरी नहीं बिकने दूंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात एक टूटे हुए बेटे को उसकी माँ के आशीर्वाद ने एक योद्धा बना दिया था। अब लड़ाई संपत्ति की नहीं, स्वाभिमान की थी। सुबह के 11 बजे जिला अदालत का कमरा कटघरे में खड़ा राघव देख रहा था। उसने अपनी बहनों से बेअंत प्यार किया था, अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक सामने वाली बेंच पर उसकी सगी बहनें नीलिमा और सरिता बैठी थीं।
महंगी साड़ियाँ और स्टाइलिश ज्वेलरी पहनी। जज रघुनंदन अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। उन्होंने मेज पर रखी फाइल खोली और एक गहरी नज़र राघव पर डाली। मिस्टर राघव, कानूनन आपकी बहनों का पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। आप उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? राघव ने धीमे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। जज साहब, मैं कानून मानने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बहनें उस ज़मीन में हिस्सा मांग रही हैं जिससे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। मैं मानता हूँ पिता की जायदाद में बेटियों का हक होता है, लेकिन जज साहब, हक के साथ फर्ज भी तो जुड़ा होता है ना, या वो सिर्फ बेटों के हिस्से में आता है? राघव की आवाज़ भर्राने लगी। जब मेरे पिताजी को लिवर सिरोसिस हुआ था तब मैं सिर्फ 18 साल का था। मेरे दोस्तों के हाथों में कॉलेज की किताबें थीं और मेरे हाथों में डेयरी का गोबर और बीमार बाप की दवाइयाँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जज साहब, अपने सपने उस समय जला दिए जिस दिन पिताजी खांसते हुए खून उगल रहे थे। उसने अपनी बहनों की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली थीं। मैंने अपनी जवानी इस डेयरी के कीचड़ में खपा दी ताकि मेरी बहनें इज्जत से पढ़ सकें। मैंने एक भाई नहीं, एक बाप बनकर अपनी बहनों की शादी की। अपनी बहनों की शादियों में लाखों खर्च किए थे। पैसा ब्याज पर उठाया ताकि इनके ससुराल में कोई ताना न मारे कि शादी में कोई कमी रह गई। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। राघव की आवाज़ में सच्चाई नज़र आ रही थी। आज भी मैं उस कर्ज की किस्तें भर रहा हूँ जज साहब। आज जिस मकान और डेयरी को बेचना चाहती हैं वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, वो मेरी बीमार माँ और मेरे बच्चों की छत है। अगर ये बिक गया तो मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? राघव की आंखों से बहे 2 आंसू गालों पर लकीर बना गए। राघव की बातों में जज साहब को भीतर तक झकझोर दिया था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक तीखी आवाज़ आई, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बहनों के वकील मिस्टर सक्सेना बड़े आत्मविश्वास से चलते हुए कटघरे के पास आए। माय लॉर्ड, मिस्टर राघव बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। अभी आपने जो सुना वो एक बेहतरीन इमोशनल ड्रामा था। यह आदमी यहाँ श्रवण कुमार बनकर सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है माय लॉर्ड कि ये आदमी बेहद लालची और मौकापरस्त है। कैसे? जज साहब ने सवाल किया। माय लॉर्ड, राघव दावा कर रहा है कि उसने पिता के इलाज के लिए कर्ज लिया, लेकिन सच ये है कि इसने वो पैसा अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाया। पिता के बीमार पड़ते ही इसने डेयरी पर कब्जा कर लिया। राघव की आंखें हैरानी से फैल गईं। सबसे भयानक सच तो ये है जज साहब, बहनों का वकील बोला, कि अपनी बहनों की शादी के बाद इसने अपने बीमार पिता के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इनके पिता अपनी वसीयत में बेटियों को भी बराबर हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन राघव ने ऐसा होने नहीं दिया। ये अपने पिता को दबा भी नहीं ला कर देता था, दिन रात उन पर चिल्लाता था। राघव सन्न रह गया। झूठ, ये सफ़ेद झूठ है। लेकिन सक्सेना ऊंची आवाज़ में बोला, और रही बात शादियों की, माय लॉर्ड, वो पैसा भी पिता की बची हुई जमा पूंजी थी जिसे राघव ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसने अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगाई। ये सिर्फ बहनों का हिस्सा मारकर खुद मालिक बनकर बैठना चाहता है। राघव के वकील ने विरोध किया। माय लॉर्ड, यह चरित्र हनन है। सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, और ये बात इसी चीज़ से साबित हो जाती है कि मेरे मुवक्किल का रहन सहन बिल्कुल सरल और सादा है। राघव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि इनकी बहनें पोश इलाकों में रहती हैं, गाड़ियों में घूमती हैं। जज साहब दुविधा में पड़ गई। सक्सेना ने अपना अंतिम प्रहार किया। जज साहब, हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं जो अगली तारीख पर साबित कर देंगे कि ये राघव एक सफ़ेद पोस्ट हत्यारा है जिसने अपने पिता को तिल तिल कर मारा है ताकि पूरी जायदाद का अकेला मालिक बन सके। राघव के होश उड़ गए। उसे लगा कि जैसे बीच अदालत में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा हो। जिस पिता के मलमूत्र को उसने अपने हाथों से साफ किया, आज उसी के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा था। जज रघुनंदन ने फाइल बंद की। उनकी नज़रों में अब सहानुभूति की जगह संदेह था। आरोप बहुत गंभीर है। अदालत गवाहों और सबूतों के बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती।
अदालत अगली सुनवाई की तारीख 15 दिन बाद तय करती है। राघव का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच इतना कमज़ोर और झूठ इतना ताकतवर कैसे हो गया। अदालत की कार्रवाई स्थगित होने के बाद नीलिमा और सरिता गलियारे में वकील सक्सेना के पीछे पीछे आईं। नीलिमा के चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, वकील साहब, आपने अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? राघव ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। सक्सेना रुककर उनकी तरफ पलटे और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, मैडम, अगर केस जीतना है तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करना पड़ता है। अदालत में भावनाएं नहीं, दलीलें जीतती हैं। आपको क्या लगता है कि आप सच्चाई की मूर्ति बनकर केस जीत जाएंगी? नीलिमा अब भी सहमी हुई थी। उसने कहा, लेकिन वकील साहब, अगर सच सामने आ गया तो हम बुरे फंस जाएंगे। सक्सेना ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, कौन लाएगा सच सामने? आपकी अपाहिज माँ तो अदालत में आ नहीं सकती है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि जीत कैसे हासिल की जाती है। एक हफ्ते बाद राखी का त्यौहार आया, लेकिन राघव के घर में त्यौहार की वैसी हलचल नहीं थी जैसी हर साल होती थी। राघव सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार उसकी बहनों का दिल पिघला दे। शायद वो मुकदमा भूलकर आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने आ जाएं। वो बाजार से मिठाई भी ले आया था। घंटे बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। उसकी 8 साल की बेटी प्रिया और 6 साल का बेटा सोनू तैयार होकर आए। प्रिया ने सोनू की नन्ही कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधी थी। तभी सोनू की नज़र अपने पापा पर गई। वो चहकता हुआ राघव के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, पापा, देखो दीदी ने कितनी सुंदर राखी बांधी है। लेकिन पापा, आपकी कलाई सूनी क्यों है? बुआ अब तक क्यों नहीं आई? हर साल तो वो सबसे पहले आती थी। राघव ने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, तुम्हारी बुआ को अब भाई नहीं चाहिए, उन्हें तो बस पैसा प्यारा है। वो अब कभी नहीं आएंगी। कहते कहते उसकी आंखों में रुके आंसू अचानक बांध तोड़कर बह निकले। वो अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे आंगन में गूंज रही थीं। सुधा, उसकी पत्नी, रसोई से बाहर निकली तो राघव को बच्चों के सामने से टूटते देख घबरा गई। बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के सामने ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। उनके मन में क्यों कड़वाहट भर रही है? राघव ने सुधा की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। तो और क्या कहूँ सुधा, क्या झूठ बोलूँ कि वो आ रही हैं? मैं भी कितना पागल था जो उम्मीद लगाए बैठा था। जो बहनें पैसे के लालच में मुझे अपने बाप का कातिल कह सकती हैं, क्या वो आज मुझे राखी बांधने आएंगी? राघव रोते हुए बोल रहा था। प्रिया और सोनू अपने पिता को इस हाल में देख सहम गए। उनके लिए उनके पापा सुपर हीरो थे जो हर मुसीबत को हरा देते थे। आज उस सुपर हीरो को बेबस रोते हुए देख उनकी तो दुनिया हिल गई। फिर प्रिया ने सोनू का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गए। 5 मिनट बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथों में मिट्टी की 2 छोटी छोटी लाल रंग की गुल्लकें थीं। ये उनकी साल भर की जमा पूंजी थी। सोनू ने राघव के आंसू पोंछे। पापा, आप प्लीज़ मत रो। प्रिया ने मासूमियत से कहा, पापा, आप ये हमारी गुल्लक ले लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। हमने साइकिल के लिए जोड़े थे पर हमें साइकिल नहीं चाहिए। आप ये सारे पैसे बुआ को दे दो और उनसे कहो कि वो आपको और परेशान ना करें और आखिर आपको राखी बांध दें। अपने बच्चों की बातें सुनकर राघव की रूह कांप उठी। एक तरफ उसकी सगी बहनें थीं जो पैसों के लिए भाई का घर उजाड़ने पर तुली थीं और दूसरी तरफ मासूम बच्चे थे जो अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी साइकिल कुर्बान करने को तैयार थे। राघव ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। राघव अपनी किस्मत पर रो रहा था और उसके दोनों बच्चे। 15वें दिन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हुई। आज नीलिमा के चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जैसे आज वो सब कुछ खत्म करके ही दम लेगी। वकील सक्सेना सामने आए। माय लॉर्ड, पिछली बार प्रतिवादी राघव ने अपनी मजबूरी और सेवा का बहुत बड़ा स्वांग रचा था, लेकिन आज मैं इस कोर्ट के सामने वो चश्मदीद गवाह पेश करूंगा जो राघव के इस श्रवण कुमार वाले नकाब को पूरी तरह उतार देगा।
सक्सेना ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से पुकारा, मिस्टर अवधेश मिश्रा, कटघरे में आए। पड़ोसी मिश्रा जी धीरे धीरे चलते हुए कटघरे में आए। ये वही मिश्रा जी थे जिनकी दीवार राघव के घर से सटी थी। राघव ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े, पर मिश्रा जी ने राघव की ओर देखी और गिरहरीली नज़र डाली। वो हमेशा से चाहते थे कि राघव की डेयरी बंद हो ताकि उन्हें गोबर की गंध ना झेलनी पड़े। उनके लिए आज सुनहरा मौका था। वकील सक्सेना ने पूछा, मिश्रा जी, आप राघव के घर के ठीक बगल में रहते हैं। दीनानाथ जी की बीमारी के दौरान आपने क्या क्या देखा और सुना? क्या राघव सच में उनकी सेवा करता था? मिश्रा जी ने गीता पर हाथ रखा और जज की ओर देखकर बोलना शुरू किया, साहब, जो आज मैं कहूँगा सच कहूँगा। ये राघव ऊपर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपने बीमार बाप को घर के सबसे पीछे वाले अंधेरे कमरे में रखता था। बाप को दवाइयाँ तक भी लाकर नहीं देता था। बेचारी बीमार माँ ही उनकी देखभाल में लगी रहती थी, पर ये राघव अपनी डेयरी के हिसाब किताब में मस्त रहता था। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मिश्रा जी नहीं रुके। साहब, एक रात तो इसने सारी हदें पार कर दी थी। दीनानाथ जी खांस रहे थे और इसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद सुना। ये अपने बाप पर चीख रहा था, बूढ़े, तू मरता क्यों नहीं? कब तक मेरा खर्चा बढ़ाएगा? तू मरेगा तभी मेरी जान छूटेगी। अदालत में एक सन्नाटा छा गया। नीलिमा ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछने का नाटक किया। सक्सेना ने तुरंत जज की ओर रुख किया। माय लॉर्ड, एक पड़ोसी से बेहतर कौन जान सकता है? मिश्रा जी का राघव से कोई झगड़ा नहीं है, फिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? साफ है कि राघव ने अपने पिता को प्रताड़ित किया और अपनी बहनों को उनके कानूनी हक से वंचित रखा। राघव कटघरे को पकड़कर चिल्लाया, झूठ, सब झूठ है। जज साहब, मिश्रा काका झूठ बोल रहे हैं। मैंने बापू को अपनी गोद में न लाया, सारी दवाइयाँ समय पर दी, उनकी तबीयत सुधारने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राघव की आवाज़ मिश्रा जी की गवाही के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। मिश्रा जी ने अपनी बात समाप्त की। दीनानाथ जी तो अपनी वसीयत लिखवाना चाहते थे, तीनों बच्चों में बराबर बांटना चाहते थे, पर राघव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बहुत गहरी साजिश रची है इसने। जज साहब अब राघव को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। एक स्वतंत्र गवाह, वो भी पड़ोसी, अगर ऐसी बात कह रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जज साहब ने सख्त लहजे में राघव को देखा। अगर सच में आपने स्वर्गीय दीनानाथ के साथ क्रूरता की है तो संपत्ति का अधिकार तो भूल जाइए, आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जज साहब ने हथौड़ा उठाया। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के लिए फिर 15 दिन का समय देती है। अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई। राघव बेजान सा कटघरे में खड़ा रह गया। सक्सेना ने जाते जाते राघव के पास आकर कान में फुसफुसाया, हार मान ले राघव, अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। एक और नीलिमा और सरिता को अपनी जीत पक्की लग रही थी। दूसरी ओर राघव बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन सबकी सोच से परे जज साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिससे सब अनजान थे। राघव बेबस और निराश होकर घर लौट आया। उस शाम राघव रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर घरों में दूध देने के लिए निकला। घर के आंगन में सन्नाटा था। नीचे जमीन पर बैठी सुधा अपनी सास सावित्री देवी के सूजे हुए पैरों पर तेल की मालिश कर रही थी। तभी गेट पर एक दस्तक हुई। सामने 40-42 वर्ष का एक युवक खड़ा था, साधारण पैंट शर्ट में, हाथ में एक काली डायरी। यह जांच अधिकारी अरविंद वर्मा थे, जिन्हें जज रघुनंदन साहब ने मामले की वास्तविक स्थिति समझने के लिए अदालत की ओर से गोपनीय रूप से जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन सच बिना किसी झिझक के सामने आए, इसलिए अरविंद वर्मा को आदेश दिया गया था कि वो अपनी असली पहचान जाहिर किए बिना सारी तब्दील करें। जी, किससे मिलना है? सुधा ने झिझकते हुए पूछा। अरविंद वर्मा ने बहुत ही भरोसेमंद आवाज़ में कहा, मैं एक वकील हूँ। राघव ने मुझसे केस के विषय में मदद मांगी थी, इसलिए मैं केस की गहराई समझने आया हूँ। सुधा ने जल्दी से कुर्सी लाकर आंगन में रख दी। आइए वकील साहब, वो तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन आप बैठिए।
अरविंद वर्मा कुर्सी पर बैठे सावित्री देवी की तरफ देखा और बड़े अपनत्व से पूछा, माताजी कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी तकलीफ होती होगी इस उम्र में। सावित्री देवी ने एक कमजोर सी मुस्कान दी। तकलीफ तो है वकील साहब, शरीर ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि औलाद ने साथ नहीं छोड़ा। जहां आजकल लोग बीमार बुजुर्गों को घर के किसी कोने में फेंक देते हैं कूड़े की तरह, वहां मेरा बेटा राघव और बहू सुधा मुझे पलकों पर रखते हैं। माँ ने सुधा की तरफ स्नेह भरी नजर डाली। ये मेरी बहू है वकील साहब, दिन भर मेरे खाने पीने, दवाइयाँ और साफ सफाई में लगी रहती है। ऐसी औलाद तो बड़े नसीब वालों को मिलती है। अरविंद वर्मा ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन चुपचाप अपनी डायरी में एक एक बात नोट करने लगे। तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी दीनानाथ जी की तस्वीर पर गई। ये मिस्टर राघव के पिताजी होंगे शायद, उन्होंने पूछा। माँ की आंखों में एक नमी तैर गई। हाँ वकील साहब, बरसों बीत गए, उन्हें स्वर्ग से धारे हुए। अरविंद वर्मा ने धीरे से पूछा, सुना है लंबी बीमारी थी? हाँ, लीवर की बीमारी थी। 5 साल ही बिस्तर पर पड़े रहे, बेचारे बहुत तड़पे थे। राघव ने उनकी खूब सेवा की थी, रात रात भर उनके पास बैठता जागता रहता था। अस्पताल में महीनों रहा उनके साथ। पहले बाप की सेवा की, अब इस अपाहिज माँ की सेवा कर रहा। शायद उस बेचारे के नसीब में सिर्फ सेवा ही लिखी है। एक एक बात अरविंद वर्मा अपनी डायरी में दर्ज करते जा रहे थे। अब वो असल मुद्दे पर आए। गंभीर होकर पूछा, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बहनों को अपने भाई पर ही केस करना पड़ा? ये सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा गया। क्या बताऊं वकील साहब, आज की दुनिया में पैसा रिश्तों से भी बढ़कर हो गया है। जब उसके पिता बीमार पड़ गए थे तब मेरा राघव सिर्फ 18 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सपने छोड़ दिए ताकि दोनों बहनें पढ़ सकें। इसने अपनी जवानी इन गाय भैंसों के तबेले में गुजार दी ताकि उनकी शादियों में कोई कमी न रह जाए। माँ की आवाज़ भर्रा गई। अपनी बहन नीलिमा की शादी में 12 लाख और सरिता की शादी में 14 लाख खर्च किए थे। इस लड़के ने अपने सिर पर कर्ज चढ़ा बैठा ताकि बहनें ससुराल में सिर उठाकर जी सकें। इसके बाद भी उनके भाई ने क्या कुछ नहीं किया। माँ ने अपनी बहू सुधा की कलाई पकड़कर अरविंद वर्मा के सामने कर दी। जरा देखिए मेरी बहू के हाथ, इसने सिर्फ कांच की चूड़ियाँ हैं। सरिता का बच्चा बीमार हुआ था और उसने अपने भाई से पैसों की मदद मांगी थी। मेरी बहू ने बीमार बच्चे के इलाज के लिए अपने सुहाग के गहने उतार कर दे दिए थे जो आज तक गिरवी पड़े हैं, लेकिन मेरी दोनों बेटियों के हाथ में सोने के मोटे कंगन हैं। अरविंद वर्मा अब सब कुछ समझने लगे थे। माँ का स्वर और ऊंचा हो गया। मेरी बड़ी बेटी नीलिमा के पति को जब घाटा हुआ था तो राघव ने ही कर्ज उठाकर उन्हें पैसे दिए थे। वो उस कर्ज की आखिरी किस्तें अब भी भरनी बाकी हैं। मेरी बीमारी पर लाखों खर्च हो चुके हैं, पर मेरी बेटियां एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि माँ जिंदा भी है या मर गई, और आज उन्हें हिस्सा चाहिए। सावित्री देवी की आंखों से अब आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ बड़ी मुश्किल से जोड़ने की कोशिश की। उंगलियां थरथरा रही थीं। उनकी आंखों में एक माँ की पीड़ा साफ दिख रही थी। रुंधे हुए गले से वो बोली, वकील साहब, मैं एक माँ होकर आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे राघव को बचा लो। वो बहुत सीधा है साहब, वो उन चालाक वकीलों से नहीं जीत पाएगा। अगर ये छत छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? साहब, मेरे जीते जी मेरे बेटे को बेघर मत होने देना, उसे इंसाफ दिला दो। अरविंद वर्मा का कलेजा मुंह को आ गया। एक माँ की ऐसी बेबस गुहार पहली बार सुन रहे थे। वो माँ अपने बेटे के अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में भी एक नमी थी जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। माताजी, हाथ मत जोड़िए, आप भरोसा रखिए, सच कभी हारता नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गए। वो और एक पल भी वहाँ रुकते तो शायद उनकी आंखों से भी आंसू छलक जाते। अरविंद वर्मा द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के हर पन्ने को पढ़ते हुए जज साहब का दिल जैसे और भारी होता जा रहा था। उन्होंने फाइल बंद की तो आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। कानून की कुर्सी पर बैठा इंसान भी तो आखिर इंसान ही होता है। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। राघव कटघरे में खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें धसी हुई और शरीर जैसे थककर चूर हो चुका था। वकीलों की रोज रोज की फीस और कोर्ट के चक्करों ने उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। जज रघुनंदन की सीट पर बैठते ही राघव ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। माई लॉर्ड, मैं हार मान चुका हूँ।
मुझे अब और वकील नहीं चाहिए, ना ही कोई दलील। मेरी बहनें जो मांग रही हैं मैं उन्हें देने को तैयार हूँ। मैं घर और डेयरी सब इनके नाम कर दूंगा। बस मुझे इस रोज रोज के तमाशे से आज़ाद कर दीजिए। ये सुनते ही नीलिमा और सरिता के चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वकील सक्सेना ने कुर्सी से उछलकर कहा, माय लॉर्ड, जब प्रतिवादी खुद ही तैयार है तो अब न्याय में देरी कैसी? कृपया तुरंत बंटवारे का आदेश जारी करें। जज रघुनंदन ने चश्मा उतारा और अपनी पैनी नजरें नीलिमा और सरिता पर गड़ाईं। सक्सेना जी, अदालत सिर्फ दलीलों पर नहीं चलती है। पिछले हफ्ते इस केस की एक सीक्रेट इंस्पेक्शन हुई थी ताकि पूरा सच अदालत के सामने आ सके। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। नीलिमा और सरिता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। फटी आंखों से वो एक दूसरे को देखने लगीं। जज आगे बोले, वो सीक्रेट इंस्पेक्शन में सामने आया कि श्रीमती नीलिमा, श्रीमती सरिता और उनके वकील मिस्टर सक्सेना द्वारा इस अदालत में झूठी दलीलें और झूठे गवाह पेश किए गए हैं और जिस भाई पर सब कुछ हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है साक्षात देवता है। ये सुनकर राघव हैरान रह गया। उसे भी नहीं मालूम था कि इंस्पेक्शन हुई कब थी। जज ने आगे कहा, जहां लोग बीमार माँ बाप को बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वहां राघव और उसकी पत्नी अपनी लाचार माँ की सेवा किसी भगवान की तरह कर रही हैं। उसकी घर की दीवारों से आज भी त्याग की गूंज आती है। इसलिए मेरे नज़रिए से श्रीमान राघव की बहनों का इस संपत्ति पर कोई नैतिक हक नहीं बनता। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। विपक्षी वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर राघव खुद तैयार हैं हिस्सा देने को। और कानून के नज़रिए से भी वकील की बात को काटते हुए जज साहब की आवाज़ गरजी, मिस्टर सक्सेना, मैं कानून को आपसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हक देता है, लेकिन क्या कानून ये भी नहीं कहता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले उसे अधिकार पाने का हक नहीं है? उन्होंने आगे कहा, इस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बहनों पर लौटा दी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा ताकि उसकी बहनें पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। उसने उनकी शादियों में लाखों रुपए खर्च किए, उनकी हर तकलीफ़ में उनकी मदद की, और आज वही बहनें अपने भाई को बर्बाद करने पर तुली हैं। जज साहब का स्वर अब फौलाद जैसा सख्त हो गया। उन्होंने नीलिमा और सरिता की ओर देखकर कहा, क्या राघव ने आर्थिक तंगी के बावजूद भी आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए थे सरिता जी? क्या उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी नहीं रखे थे? और नीलिमा जी, क्या उसने आपके पति के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए खुद पर कर्ज का पहाड़ नहीं लादा? नीलिमा और सरिता के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। अदालत आपसे जवाब चाहती है। जज साहब ने कड़कती आवाज़ में कहा, कि आपके भाई ने आपके लिए सब किया या नहीं? हाँ जज साहब, नीलिमा और सरिता ने एक घुटी हुई आवाज़ में कहा। फिर जज साहब कठोरता से बोले, आज भी वो कर्ज राघव के सिर पर है और आप दोनों यहाँ संपत्ति के हिस्से की बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वकील सक्सेना ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन माय लॉर्ड, कानून के अनुसार बेटियों का बराबर हिस्सा बनता है। जज रघुनंदन ने मेज पर हाथ मारा। मिस्टर सक्सेना, कानून सिर्फ अधिकार नहीं, न्याय की रक्षा के लिए बना है। लेकिन फिर भी अगर मिस्टर राघव चाहते हैं तो अदालत बंटवारे की स्वीकृति देती है, लेकिन एक शर्त पर। बहनों ने हैरानी से देखा। शर्त? जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आप ये दोनों मानती हैं कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक मिलना अनिवार्य है, चाहे भाई की स्थिति कैसी भी हो। तो न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये नियम आप पर भी लागू होता है। जज साहब ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाई। ऑर्डर जारी करने से पहले मुझे आपके पतियों के हस्ताक्षर वाला एक हलफनामा चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए कि जिस दिन आपको आपके मायके से हिस्सा मिलेगा, ठीक उसी दिन आपके पति अपनी साथ पैतृक संपत्ति का हिस्सा अपनी बहनों यानी कि आपकी ननंदों को नगद या ज़मीन के रूप में दे देंगे। कोर्ट में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दी। जज साहब ने आगे कहा, और सुनिए, उस दिन आपकी नंदों को कोर्ट में हाजिर रहना होगा। मैं खुद देखूंगा कि जैसे आप अपने भाई से हक ले रही हैं, वैसे ही आप अपने नंदों को उनका हक अपनी ससुराल की जायदाद से दिलवा रही हैं या नहीं। आखिर कानून तो सबके लिए एक है ना।
आप सिर्फ लेने वाला कानून नहीं मान सकती, देने वाला भी मानना पड़ेगा। ये सुनते ही नीलिमा और सरिता के पतियों के पसीने छूट गए, जो अब तक पीछे की बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अगर उनकी जायदाद बट गई तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। उनका करोड़ों का शोरूम और आलीशान मकान सब दांव पर लग जाएगा। नीलिमा के पति ने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ खींचा और फुसफुसाया, ये क्या मुसीबत है? मेरी तीनों बहनों को हिस्सा देना पड़ा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। केस वापस लो अभी के अभी। जज साहब ने पूछा, तो क्या कहते हैं आप लोग? क्या मैं अगली तारीख दूं ताकि आप अपनी नंदों को बुला सकें? नीलिमा और सरिता, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि दूसरों का घर तोड़ना आसान है, लेकिन जब बात अपने घर पर आती है तो नानी याद आ जाती है। नीलिमा कांपती आवाज़ में बोली, नहीं नहीं जज साहब, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उसके पति विक्रम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर जाने लगे। सरिता ने भी सिर झुका लिया, हम अपना केस वापस लेते हैं। उसका पति भी खड़ा हो गया, चलो यहाँ से, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। रुक जाइए, जज साहब की आवाज़ गूंजी, अदालत को मजाक समझ रखा है क्या? जब मन आया इल्ज़ाम लगाया और जब अपनी बारी आई तो भाग खड़े हुए। आपने अदालत को गुमराह किया है, एक देवता समान भाई पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और अदालत का कीमती समय बर्बाद किया। इस जुर्म में अदालत आप दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाती है, जो 7 दिन के अंदर राघव को हर जाने के तौर पर दिया जाएगा। और मिस्टर सक्सेना, अदालत को गुमराह करने के जुर्म में आपको वकालत करने से 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद कभी ऐसा दोबारा हुआ तो आपका वकालत का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अदालत का फैसला सुनकर दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, और उनके पतियों को तो जैसे सांस आनी ही बंद हो गई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। जज साहब ने राघव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राघव जी जाइए, अपनी डेयरी संभालिए, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखिए और अपनी माँ की सेवा कीजिए। आज के बाद आपकी बहनें आपको परेशान नहीं करेंगी। राघव जब कोर्ट से बाहर निकला तो उसका चेहरा गर्व से ऊंचा था और वहीं उसकी बहनें जो खुद को ज़मीन में गड़ने जैसी स्थिति में बाहर रही थीं, बिना नज़र मिलाए चोरों की तरह अपनी कार में बैठकर निकल गईं। तो भाइयों और बहनों, जज साहब ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएं। ओम शांति।